Hello students, welcome to RR classes. Today we'll be studying about nucleus. So what is nucleus? Nucleus is a large centrally located cellular component of the cell. When we make a cell, suppose this is a cell, so there is a centrally located structure which we mark as the nucleus. If this is a cell. ओके सो जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है विच इज द स्टेनिंग द अनियन पील एंड लुकिंग एट इट इन द माइक्रोस्कोप, है ना? वो आपने स्कूल में परफॉर्म की होगी. तो यू माइट हैव सीन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ऐसे सेल्स देखे होंगे और उस पर डॉट्स शो हो रहे होंगे, ठीक है? सो दीज डॉट्स दे आर एक्चुअली द न्यूक्लियस. ओके, ओके. सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर of nucleus. ठीक है, तो पहली चीज as we discussed that nucleus is a double membrane bound structure. That means it has two membranes. डबल membrane bound structure होता है. इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है. So this is the first membrane and this is the second membrane. So hence it is double membrane bound. Okay, and the space between the two membranes is known as the perinuclear space. Okay. Space between two membranes of the nucleus is known as perinuclear space. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हो गया कि ये हो गई पहली मेम्ब्रेन, ये हो गई दूसरी मेम्ब्रेन. अब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं जो बाहर को निकल रहे हैं, व्हाट आर दीज? सो क्या होता है, न्यूक्लियस की जो सेकेंड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो कंटिन्यूएशन में होती है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. सो दीज आर ईआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? दे आर सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कभी. बट आज के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो ईआर के कंटिन्यूएशन में होती है, ठीक है? अच्छा, अब आपने अगर एक चीज नोटिस की हो कि इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है? ये मतलब यहां भी है, यहां भी है, थोड़ी बहुत कहीं और भी होगी, है ना? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियर पोर. दो मेम्ब्रेन्स के बीच की थोड़ी सी स्पेस होती है या पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से अगर किसी चीज को बाहर जाना है तो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी. इट हैज टू मूव थ्रू दिस पोर. ठीक है, अब ये पोर ऐसे खाली नहीं होता, ठीक है? देयर इज अ कॉम्प्लेक्स
known as the nuclear pore complex which contains 3 rings and some fibrillar components and other things जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अगर आपने देखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो ईआर की कंटिन्यूएशन में होती है और इसके दो मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल के अंदर या बाहर जाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई आउटर स्ट्रक्चर की बात। हम बात करते हैं इनर स्ट्रक्चर की। तो इनर स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस जो होता है दिस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर दोज सेलुलर कंपोनेंट्स दैट सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, और जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज होती हैं वो कहां बनती है, वो बनती है इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और जो दूसरा कंपोनेंट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोलस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर था वो साइटोप्लाज्म था, जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन और द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल न्यूक्लियस एज द brain of the cell. Now why we call it as the brain of the cell, the reason is कि ब्रेन का काम होता है बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करना। सिमिलरली न्यूक्लियस बाय कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेल। किस तरह से, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का एक्चुअली वो रोल ये होता है कि उसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हमने इनिशियली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था मेरी पहली वीडियो में, अगर आप नहीं देखिए तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसमें हमने जब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, तब हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो था वो न्यूक्लियर मटेरियल या जो हमारा डीएनए कंटेंट या जेनेटिक मटेरियल है वो अनबाउंड स्टेट में या बिना किसी मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को मेम्ब्रेन्स में बांध के रखता है। ठीक है, तो these structures contain the genetic material which need to be transferred from one generation to another। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अब ये डीएनए जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन एक्चुअली क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनिशियली जो होता है ये सारे थ्रेड्स आपस में एकदम उलझे हुए से रहते हैं और जब सेल डिवाइड करता है तो ये थोड़े से अरेंज्ड फॉर्म में आ जाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपने बुक्स में ऐसे करके देखा होगा। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक, जो कि किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। और वो क्रोमेटिन जनरली मतलब नॉर्मल कंडीशंस में व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग तो वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में होता है, मतलब उसके गुच्छों में उलझा हुआ होता है। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करती है तो वो खुद को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज कर देता है। अब हम बात कर रहे थे क्रोमेटिन के बारे में।
तो व्हाट इज क्रोमेटिन? क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है विच इज द जेनेटिक मटीरियल, अब एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 2.2 मीटर्स ऑफ द डीएनए होता है, ठीक है। इतने बड़े डीएनए को या इतने बड़े हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक छोटी सी सेल में लाना है, तो उसको क्रोमेटिन की फॉर्म में कॉम्पैक्ट करके या बाउंड करके उसको हम न्यूक्लियस, मतलब हम नहीं, उसको न्यूक्लियस में प्लेस करा जाता है जिससे वो मिनिमम से मिनिमम स्पेस ले, ठीक है। तो ये जो हमारा डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन्स के संग बाइंड करके एक ऐसा, जैसे आपने देखा होगा जो टेलर वेलर जो यूज करते हैं रील्स वगैरह, इसमें वो एक कार्डबोर्ड की सर्कुलर सी चीज होती है, उसके ऊपर सारा धागा बाउंड होता है। तो अगर आप उस धागे को खोलो तो वो कितना लंबा होता है, मतलब अगर आप फैलाने चलो तो शायद वो 1-8 किलोमीटर हो जाए, बट व्हेन यू सी इट बाउंड ऑन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड तो वो आप अपने जेब में भी रख घूम सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से डीएनए भी क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स पर खुद को बाउंड कर लेता है या लपेट लेता है, एंड इट फॉर्म द स्ट्रक्चर नोन एज अ क्रोमेटिन, ठीक है। और ये ही क्रोमेटिन जो है ये डीकंडेंस फॉर्म में तो गुच्छे में रहता है, और जब सेल डिवाइड करती है तो ये क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये सब भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है कि सेल को कब करना है, क्या करना है, उस हिसाब से सेल इस धागे को थोड़ा सा खोलती है जिस सेगमेंट की जरूरत होती है, और वहां से उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो भी प्रोटीन चाहिए होता है वो उसके लिए कुछ आरएनए को बाहर भेजती है। वो आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है बाय द राइबोसोम्स, जो कि कहां सिंथेसाइज हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। तो इस तरीके से सेल में जो भी प्रोटीन्स बनते हैं या प्रोटीन्स के द्वारा जो भी, मतलब मोस्टली चीजें जो होती हैं वो प्रोटीन्स ही रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह से सेल जो है, जो न्यूक्लियस है वो सेल के ज्यादातर फंक्शंस को या सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, और कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन के लिए फिर से बता देते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड लार्ज स्ट्रक्चर है जो सेल की ऑलमोस्ट बीच में पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम इसको रिवाइज करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है, ठीक है। जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर की कंटिन्यूएशन में होती है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, राइबोसोम्स बनाना। इट इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि वो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करती है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा जेनेटिक मटेरियल सस्पेंडेड पड़ा रहता है, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल हमारा क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, ये क्रोमेटिन होता है डीएनए विच इज बाउंड ऑन सर्टेन प्रोटीन्स टू मिनिमाइज द एरिया इट इज ऑक्युपाइंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, यू हैव डाउट्स, so you can mail me on the email ID which I will be mentioning in the description box, और वीडियो के एंड में भी वो email ID स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, तो आप उस पर अपनी क्वेरीज और मेल्स भेज सकते हैं। अगर आप किसी सर्टेन पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप उस मेल ID को यूज करके मुझे बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।